बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में मुत्तहिद ज़रूर है, मगर जहां भी मौका मिलता है एक दूसरे को खींचा तानी से ये दोनों जमातें बाज नहीं आती। हालिया सैलाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर खुद उनकी तनकीद जो है वो कर रही थी एक दूसरे की तरफ, लेकिन इत्तेहाद कायम रहा। उसके बाद अब कराची का वाक़या हुआ, उससे पहले भी बहुत से मामला होते रहे, नेहरू वाला मामला, दीगर मामला जो कि हम प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। लेकिन कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही हैं, मगर इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वजीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 18वीं तरमीम को भी डकोसला कह दिया। इस 18वीं तरमीम को, जिसको पीपल्स पार्टी अपनी एक रेड लाइन समझती है, बतौर एक सहाफ़ी या बतौर एक एंकर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों हमारी सियासी जमातें आफात हो गई या फिर जो बहरान है, पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसके दौरान या इस दौर में इस मुश्किल से निकलने के बजाय एक दूसरे पर कड़ी तनकीद ही जारी रखे हुए हैं, और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसका कोई भी मौका कोई भी जमात अपने हाथ से जाने नहीं देती। कराची को मुल्क का मुआशी हब जो है वो अगर कहकर तमाम सियासी जमातें अपना कह रही हैं, मगर जब बात वहाँ की तरक्की की आती है, वहाँ की खुशहाली की आती है, या फिर कराची में पड़ी गंदगी का ढेर हो, वहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हों, या फिर नाकिस निज़ाम पर जब सवाल आते हैं तो एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जैसे कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने 2.5 घंटे की गुफ्तगू की थी, उनकी जो उन्होंने भी जो इल्ज़ामात थे वो दूसरी जमातों पर लगाए थे। गुल प्लाजा साने की तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग कैसे लगी, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जायजा लेने की जरूरत है, वहां पर करप्शन हो या फिर लूट मार है, पता चलना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। सवाल साथ ये भी है कि जमात इस्लामी हमेशा खुद को कराची के लिए एक मसीहा का कहकर पेश करती है, तो अभी तक फिर जमात इस्लामी की तरफ से कोई इकदाम क्यों नहीं हुआ? अगर वहां पे गुज़िश्ता 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने बहुत काम किया है, हम तो अवाम के बहुत खैर ख्वाह हैं, तो फिर कराची के ये हालात क्यों हैं? अगर MQM जमात इस्लामी ने या दीगर जमातों ने कुछ नहीं किया तो सब एक तरफ क्रेडिट लेती नजर आती है और एक तरफ कराची को डिसओन करते हुए भी सब नजर आते हैं। इससे कबल अगर ये भी मैं बात करूं कि दोनों पार्टीज की झड़पें होती रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूं। अब तीसरी तरफ अगर आते हैं तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है, जो कि इस मौके का फ़ायदा उठा भी सकती है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें इस पोजीशन में दिखाई नहीं दी कि जहां पे इस पोजीशन का फ़ायदा उठाया जा सके। तो प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ पहलुओं से देखेंगे कि ये जो तमाम तर मसाइल हैं इनका हल किस तरह निकाला जा सकता है, और ये जो पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इसके बजाय असल में सोल्यूशन बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से की जा सकती है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अखुनजादा चट्टान फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेख आफ्ताब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आई ऑल्सो हैव तनवीर असलम राजा साहब मेरे साथ हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी नुमाइंदगी करते हैं। सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तनवीर साहब आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो कराची का सानिया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है? देखें, कराची का जो सानिया है, सबसे पहले तो उसमें 28 लोगों की जान गई, एक बड़ी अफसोसनाक बात है। उसके ऊपर हम यही कहते हैं कि जो अदारों के काम हैं करने वाले और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं कर रहे हैं। अब जो अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो वो PTI के पीछे पड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी को देखें तो वो PTI के ऊपर हमारी रैलियां रोकने के लिए, हमारा कोई इवेंट है उसको रोकने के लिए, या खान की बहनों को रोकने के ऊपर सारे इदारे और सारी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। उसके बजाय अगर वो गुड गवर्नमेंट्स के ऊपर और अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो लोग उनको पसंद भी करेंगे, लोग उनको वोट भी देंगे, ना उनको जो है जाली फार्म 47 बनाने पड़ेंगे, ना उनको आवाम के हकूक़ छीनने पड़ेंगे और ये सब मार कुटाई करनी पड़ेगी। तो लोगों के अंदर आपको अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो हम हमेशा से यही कहते हैं, और खान जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ऊपर हर टाइम इल्ज़ामात देते रहते हैं, और हम हमेशा से यही कहते हैं कि दोनों एक ही पार्टियाँ हैं, चाहे पीपल्स पार्टी आए या चाहे नून लीग आए, दोनों की गवर्नमेंट में हमेशा से यही होता है कि मिलजुल के NROs लेके या एक दूसरे के साथ मफाहमत से आप गवर्नमेंट बना लें, चाहे उसमें आवाम का फ़ायदा हो या ना हो। तो ये अब पीपल्स पार्टी और नून लीग बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सानिया क्यों हुआ और चले नून लीग की तरफ भी चलते हैं, नून लीग से पूछते हैं। आफ्ताब साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर
इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और इसको हाइब्रिड रजीम खुद भी आपके नुमाइंदगान मानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही ये कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको हाइब्रिड रजीम कहा। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इकट्ठे हैं तो फिर आपकी तरफ से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्यों की जाती है? अगर नहरों का मामला आता है तो उस पर नाराजगी जरूर दिखाई देती है, फिर सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज होती हुई नजर आती है, असेंबली के सेशंस छोड़ के वॉकआउट करते हुए हमें नजर आती है ये जमात। उसके अलावा नहरों वाला मामला, दीगर तमाम तर मामलात पे, यानी कि ये क्लैश बार बार हमारे सामने आता है। तो सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते और बाद में जाके फिर मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं, ये जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये आज से नहीं, आप देखें कि 88 से इनका आपस में मुकाबला चलता आ रहा है। 88 में मोहतरमा इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी, फिर 90 में फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, 93 में फिर मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। कहने का मकसद ये है कि ये जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने आइडियोलॉजीज हैं, अपनी एक सोच है, अपनी एक मंजिल की तरफ सफर पे ये दोनों पार्टियां रवाना हैं। लिहाजा जब रास्ते जुदा जुदा हों, चाहे मंजिल एक ही ना हो, लेकिन रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ख्यालात के लोग साथ आते हैं, मिलते हैं, साथ लेकर चलते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही रास्ते पर चलें और दोनों की सोच एक ही हो, तो फिर ये दो पार्टियां कैसे रह सकती हैं? अच्छा। इसलिए इनका आप इख्तलाफ राय होना, एक दूसरे को बेहतर एक रास्ता दिखाना, ये एक हमारे फ़राइज़ में शामिल है। दूसरी बात ये कही गई जी कि बार बार एक ही रट लगाई हुई है कि जी फॉर्म 47। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं उस ज़ात पाक के कर्म से 7 मरतबा असेंबली में जा चुका हूँ। अच्छा। तो जब ये बात मैं सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ तो होती है ना जी, कि देखिए ये कैसी बातें करते हैं। मेरे साथ ये ख्वाजा आसफ बैठे हुए हैं, राना तनवीर बैठे हुए हैं, बहुत से MNA ऐसे बैठे हुए हैं जो 6-6 7-7 दफ़ा जीत के आए हैं। तो ये एक राय अपने तौर पर कायम कर लेनी कि जी बस जी फॉर्म 47, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये तो एक सियासत का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। बाकी जी, और बाकी रहा जहाँ तक कराची के जो अभी जो कुछ हुआ, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बदकिस्मती थी ट्रू। और इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये तो सर, एक कसूर तो है। हादसा था। सर, कसूर तो है, माजरत के साथ बहुत लोगों का कसूर है, उस पर बात हम करते भी हैं। खुंजादा साहब, आपको क्या लगता है कि कराची में वाकई किसी का कसूर नहीं है? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नाराज बीवी वाला किरदार ही हमेशा क्यों अदा करती रहती है? आपकी नाराजगी होती है, फिर आप भागते हुए जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको मनाती है, आप वॉकआउट करते हुए भी नजर आते हैं, जरूर आप एहतजाज करते हुए भी नजर आते हैं, आपकी तरफ से बयानात भी जरूर आते हैं, लेकिन फिर भी आप इत्तेहादी बन के जरूर बैठे हुए हैं हुकूमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं। वो अपना एक सियासी पार्टी है, इसका अपना एक मंशूर है, इसका अपना एक एजेंडा है। हम अलहदा एक सियासी पार्टी है, हम लेफ्ट विंग के सियासत करते हैं, वो राइट विंग की सियासत करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक राय हो सकता है, हमारे बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमने जो PTI मुस्लिम लीग के साथ जो इत्तेहाद किया है वो हमारी एक मजबूरी थी। मजबूरी हमारी ये थी कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया और अवाम ने जो मैंडेट दिया था, तो एक पार्टी भी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती थी। अगर हम PTI या मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करते तो फिर क्या होता? फिर दोबारा इलेक्शन होता। और हम समझते हैं कि हमारे अमन अमान की जो सूरत हाल है, हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, हमारा मुल्क बार बार एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। और बफर्ज महाल अगर दोबारा इलेक्शन भी हो जाता, इसका कोई शोर ही नहीं था कि दोबारा इलेक्शन से
किसी पार्टी को वाकई अक्सरियत मिलता। हमने तो अभी जो मेरा भाई कह रहे हैं फार्म 47 और फार्म 45, हमने तो पीटीआई को दावत दिया था कि अदद अक्सरियत आप लोगों का ज्यादा है। ये पीटीआई वालों को नहीं बोलना चाहिए कि अगर दांधे हुई है तो अदद अक्सरियत इन लोगों को मिला था, फिर इनके लिए दांधे हुई है, क्योंकि अदद अक्सरियत में पीपल्स पार्टी का साथ था, अदद अक्सरियत में मुस्लिम लीग का था। हमने पीटीआई को दावत दिया, हमारी सीसी का मीटिंग हुआ और हमने उसूलन ये फैसला किया कि हम तो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत पीटीआई बनाए या मुस्लिम लीग बनाए वो हाइब्रिड हुकूमत होगा। हम हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हमने पहला दावत पीटीआई को दिया कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को अपना वोट दे सकते हैं हुकूमत साजी में। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो बीजीआई से हाथ मिलाऊंगा, मैं तो आर्मी चीफ से बातचीत करूंगा, मैं तो सियासी लोगों से बैठूंगा भी नहीं। तो अभी मेरे भाई जो ये कह रहे हैं तो आप लोग हुकूमत बना लेती। हमने तो आप लोगों को दावत दिया था, इंक्वायरी कर देती कि 47 है कि 45 है, जिन लोगों ने किया था उसको सजाएं दिलवाते, इनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन आप लोग तो पीछे भाग गए। तो जब आप भाग गए तो आप न पीपल्स पार्टी को कसूरवार बनाओ कि अपने मुस्लिम लीग के साथ क्यों। अच्छा, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाती है। ठीक है, तनवीर मेरे साथ ही मौजूद है। तनवीर, ये तो कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले भी बल्कि मैंने जितने भी लोगों से इंटरव्यू किया वो हमेशा ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेफर कर रहे थे, हम उनके पास ऑफर लेके भी गए, लेकिन इट वॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने रिफ्यूज किया। क्या वजह थी रिफ्यूज करने की, और आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था अगर ऐसा है तो? देखें, जैसे अभी हमारे भाई नून लीग वाले बात करे थे, उनकी थोड़ी सी बात मैंने सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 वाली जो बात है ये हकीकत नहीं है। अच्छा। असल में बात ऐसी है, खनजादा साहब ने भी कहा कि हम ये कहते हैं कि पब्लिक ने जो मैंडेट दिया आप उसको एक्सेप्ट करें। एक तो देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि हमेशा इलेक्शंस में धांधली होती थी, उसको कहते थे आप प्री पोल रिगिंग, या आप करते हैं पोस्ट पोल रिगिंग कि आप बाद में वोट मिला लेते हैं या पहले से आपने इलेक्शन को मैनेज किया होता है। इस दफ़ा हुआ है स्टोलन मैंडेट। स्टोलन मैंडेट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि मैंडेट आया, लोगों ने एक पार्टी को वोट दिए, रिज़ल्ट बने और उसके बाद उन रिज़ल्ट्स को चोरी किया गया। तो हमारा चूँकि एक कह सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर इशू है कि जो स्टोलन मैंडेट है उसको वापस किया जाए। और जो खान साहब ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, जब 2018 में गवर्नमेंट बनी, हमने इस किस्म का एक तजर्बा किया था और हम उस चीज़ में डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि कभी इधर से खींचातानी होती थी, कभी किधर से खींचातानी। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो ख़ुद को इलेक्टेबल्स कहते थे या ख़ुद से जीत के नहीं आते थे, वो आपको डिलीवर करने में रुकावट डालते हैं। हम हमेशा तब गवर्नमेंट बनाने पर बिलीव करते हैं कि जब आवाम हमें मैंडेट दे और उस मैंडेट के ऊपर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ना कि हम किसी के सहारे पे गवर्नमेंट बनाएंगे जब अपने मंशूर पे हम पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। अगर पीपल्स पार्टी ने हमें दावत दी भी थी तो हम ये कहते थे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम अपने चोरी शुदा मैंडेट के साथ किसी ऐसे सिस्टम में नहीं बैठेंगे कि हम एक तरफ तो सिस्टम को नहीं मानते, एक तरफ तो हम इस चीज़ का इनकार करते हैं, फिर हम उस सिस्टम में ख़ुद बैठ जाएँ। तो इसका मतलब है कि हम इस सारी चोरी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और कभी इसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो जब आपने सिस्टम को बदलना हो तो इस किस्म की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और अभी भी जब खान साहब से ये बात करते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दे देते हैं या आपको कुर्सी दे देते हैं, तो खान साहब ने ये कहा कि अब मेरा मकसद कुर्सी या प्राइम मिनिस्टरशिप या ये चीज़ें नहीं है, मेरा मकसद है सिस्टम को चेंज करना और इस कुर्सी पे उन लोगों को बिठाना जो इसके असल हकदार हैं। ठीक है आफ्ताब साहब, ये जो मामला थे, नेहरू वाले मामले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN इकट्ठे निकल के बाहर आ गए, फिर उसके अलावा दीगर जो मामला थे, ऑर्डिनेंस जो पास हुआ उस पर भी नाराज़गी थी, फिर वो हल हो गया। दीगर जो भी मामलात आते रहे, अभी 2 साल की हुकूमत हो चुकी है, इसमें दोनों जमातें लड़ झगड़ के एक साथ बैठती रही। अब की बार जब ये कराची वाला मामला हुआ तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि ये एक ढकोसला है 18वीं तरमीम। तो सर, क्या ज़रूरत पड़ी थी डिफेंस मिनिस्टर को ये कहने की इस वक्त? देखिए जी, बात ये है कि दो पार्टियां, मैंने पहले यही बात की कि उनके अपने अपने मंशूर हैं, उनके अपने अपने प्रोग्राम हैं, उनके अपने अपने रास्ते हैं। वो जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर इकट्ठे हो गए। जिस तरीके से कि चट्टान भाई ने कहा, चट्टान साहब मेरे साथ MNA भी रह चुके हैं, तो चट्टान साहब ने कहा कि हमने तो ऑफर की थी PTI को कि आए आप गवर्नमेंट बनाएं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो फिर इन्होंने क्यों गवर्नमेंट नहीं बनाई? ये बनाते ना गवर्नमेंट, इनका क्या इशू था? अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, अगर ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं,
तो जब गवर्नमेंट मिल रही थी तो फिर इनको आगे आना चाहिए था। और इन जो भी इनका मंशूर था, इनका प्रोग्राम था, उसको हम लिजामा पहनाते, जो कि इन्होंने नहीं पहनाया। 2018 गवर्नमेंट मिली, 2024 तक 5-6 साल जो करते रहे, 4 साल तक। लेकिन जो इनका मैंडेट था उनमें से आप देखें 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 50 लाख घर बनाए जाएंगे। जो भी प्रोग्राम बताया, जो भी मंशूर बताया, उनमें से कोई एक बता दें कि उस पर इम्प्लीमेंट किया गया हो। लिहाजा ये अपने कसूर को छुपाने के लिए बस एक ही रट लगाई है जी कि फॉर्म 47 हमारा मैंडेट चोरी हो गया। तो भाई सर मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था। मेरा सवाल ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक था कि उन्होंने अभी ये बयान क्यों दिया कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला है। इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी माजरत के साथ सर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। नाज़रीन एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आफ्ताब साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त ये बयान देने की क्या ज़रूरत महसूस हुई, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए बात यह है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये एक ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी हमारी पार्टी के मीटिंग के अंदर डिस्कस नहीं की गई। अच्छा ये ज़ाती ख्याल है, समझता हूँ ये उनका ज़ाती एक सोच है, ख्याल है। उसके मतलब तो मैं कोई राय नहीं दे सकता। अगर पार्टी के अंदर कोई चीज डिसाइड की जाती तो यकीनन मैं उसका जवाब दे सकता था। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी जो बहस है वो 28वीं तरमीम पे हो रही है, जिसमें ये बातें हो रही हैं कि 18वीं तरमीम को रिवर्स करने के ऊपर कुछ सोचा जा सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एनएफसी से मुतालिक, सूबों से मुतालिक, और उसके अलावा वोटर्स की एज वगैरह, वो तो खैर एक नई चीज़ है। लेकिन ये है कि ये तमाम तो चीज़ें जो रिवर्स होना थी वो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। 18वीं तरमीम इंटैक्ट रहेगी। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? ये देखिए बात ये है कि इंटैक्ट रहेगी। अच्छा। उसमें कुछ इश्यूज हैं। अच्छा। जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप जिस तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं या पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उसमें बहुत सा डिफेंस बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो वो एक इशू थोड़ा सा यकीनन ये भी मेरा अपना ख्याल है, मैं पार्टी पॉलिसी की बात नहीं करता। अच्छा। तो पार्टी पॉलिसी पे तो उस वक्त बात करेंगे जब वो कोई चीज सामने आएगी। लेकिन कुछ इश्यूज उसमें जरूर हैं, और अगर हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों को आपस में बैठकर मामलात को डिस्कस करके मामलात को सेटल करना चाहिए। क्योंकि हमने हर वो फैसला करना है जो मुल्क की बका के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाए। हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो डिमांड है, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सब की जो डिमांड है वो भी पूरी हो और मुल्क भी चले। ठीक है तनवीर, आपको क्या लगता है कि ख्वाजा आसिफ की ये ज़ाती राय थी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय है ये? और ये जो तमाम तर शोर अब मच रहा है वो इसलिए मचाया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जा सके और 28वीं तरमीम के लिए रास्ता जो है वो हमवार करने के लिए इस तरह के बयान अब मार्केट में आ रहे हैं। देखें ख्वाजा आसिफ साहब या इनके कुछ और लीडर्स जो जैसे अभी शाहिद खान अब्बासी हैं या ख्वाजा आपके वो लाहौर वाले हैं सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने जब ये इलेक्शन चोरी हुआ फॉर्म 47 वाला रिज़ल्ट बना तो उन्होंने इसके ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये मैंडेट को चोरी किया गया। इसी तरह अगर वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, तो उन्होंने अगर एक ज़ाती बयान भी दिया तो मैं ये कहता हूँ ये एक पॉलिटिकल बयान है और ये इसकी पॉलिटिकल सिनेरियो में एक इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स जब भी किसी जगह बैठ के बात करते हैं तो हम पार्टी को और पार्टी के जो मंशूर है या उसको जो भी उसकी पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रख के बात करते हैं। तो 18वीं तरमीम को जो आप डिस्कस कर रही हैं, 28वीं तरमीम में मज़ीद जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको नुकसान होगा। क्योंकि अभी आपने देखा है कि 27वीं तरमीम में जितनी भी चीज़ें आई हैं उनसे
ना तो मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ है, ना पॉलिटिकल सिस्टम को, ना किसी पॉलिटिकल लीडर को फ़ायदा हुआ है। वो सारा इस तरह से कि फायदा जुडिशरी क्यों को नहीं हुआ? हुकूमत कहती है हमने इतने सारे जुडिशल रिफॉर्म्स कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए इतने ज़्यादा। देखिए, रिफॉर्म्स एक बड़ा जनरल वर्ड है, लेकिन आपने ये देखना है कि वो पॉजिटिव रिफॉर्म्स हैं या नेगेटिव हैं। अगर एक जुडिशल सिस्टम था, वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम था, आप ये देखें कि इदारे जो हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। जब आप इदारों को उनमें से मेरिट को ख़त्म कर देते हैं, उनका एक जो ग्रोथ का सिस्टम है या उसमें ऊपर जाने के लिए जो सिस्टम है उसको आप ख़त्म कर दे, जैसे सोमोटो को इन्होंने ख़त्म कर दिया कि चीफ़ जस्टिस अगर फील करता है कि किसी जगह पे ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है कि जो जोर ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, तो उसका सोमोटो लेना चाहिए, तो वो इन्होंने ख़त्म किया। फिर जो जजों की तकर्री है, किसी भी अदारे के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या जो ग्रोथ होती है, वो उस अदारे की परफॉर्मेंस या उस अदारे में जिस बंदे की जितनी एफ़र्ट्स या उसकी कोई कुर्बानियाँ हैं उसकी बेस पे होती हैं। तो अब जजों की सारी तकर्री इन्होंने अपने पास रख लिया। इसी तरह बाकी इदारों में भी एक हम ये समझते थे कि जुडिशरी एक ऐसा इदारा था जिससे किसी को उम्मीद होती थी, लेकिन उसको भी इन्होंने फुली कंट्रोल कर लिया है कि आप किसी भी बंदे को, किसी का भी रिश्तेदार है, XYZ है, किसी की सिफारिश है, उसको उठ के आप जज बना दें। अब जो क्रेडिबल जज थे या जो जुडिशरी में काम करना चाहते थे, जो फैसले करना चाहते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने वकालत दोबारा शुरू कर दी है। तो ये जो तरमीमें कर रहे हैं, कोई ऐसी तरमीम करें जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स हों। अब पुलिस जो हालात कर रही है, और पुलिस के अगर आप रावलपिंडी में जाएं और आपको उनके कारनामे पता लगें, जैसे अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि MNAs और MPs को की गाड़ियां पकड़ के और वो 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, और एक वर्कर की गाड़ी है तो उससे 2 लाख या 3 लाख रुपए लेके गाड़ी छोड़ रहे हैं। तो रिफॉर्म्स यहाँ करने की ज़रूरत है। अब ये जो रिफॉर्म्स होती हैं, ये सारी पावर की गेम है कि किसकी पावर किसको देनी है, कौन सी पावर कैसे कंट्रोल करनी है। तो ये इस किस्म की रिफॉर्म्स से कभी भी ना कोई तरक्की आनी है, ना पॉलिटिकल सिस्टम में कोई स्ट्रेंथ आनी है। लेकिन तनवीर, आपको लगता है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, इस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है और ये लड़ाई सीरियस हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लड़ाई सीरियस हो सकती है। ये सिर्फ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि फ़ैसले इनके बड़ों ने करने होते हैं। वो जो बैठ के जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब या मरीम बीबी जो फ़ैसला करती हैं वही चलती है। हम ये समझते हैं कि हाँ, हम पार्टी के अंदर शोर शराबा भी मचाते हैं। खान साहब के सामने जब खान साहब से मीटिंग्स होती थी तो हम उनसे अपनी बातें भी मनवाते थे और हमारी बात सुनते भी थे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासत का तरीक़ाकार है कि वो 2-3 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं और नीचे फ्लोट कर देते हैं कि भाई आप इसके ऊपर बैठ के इसको जस्टिफाई करना शुरू कर दो। तो उसी में जब शायद खकान अब्बासी ने कोई असूली बात की, या चौधरी निसार ने की, या जावेद हाशमी ने कोई असूली बात की, तो इन्होंने उनको पार्टी से निकाल लिया। तो इन पार्टीज़ के अंदर मेरा ख्याल है अपना मौक़िफ़ देना या कोई इंसाफ की बात करना, असूली बात करने की इजाज़त नहीं है। वो ऊपर से चीज़ें फ्लोट होती हैं और फिर उनको एज इट इज़ माननी पड़ती हैं या फिर पार्टी छोड़नी पड़ती है। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है उसमें चले NFC से मुतालिक तमाम तर बातें हो गई। एक तरफ नए सूबे बनने नहीं बनने एक अलग डिबेट है, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर कोई होने नहीं होने, सब चीज़ें एक साइड पे। उसमें एक जो नई बात सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस पर डिस्कशन हो रही है वो वोटर की एज से मुतालिक है। उस पर कमर जमान कायरा साहब का बयान भी आ गया था। उन्होंने कहा था कि इस पर काम होना चाहिए कि जो वोटर की एज है वो 25 साल होनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है कि वोटर की एज 25 साल होनी चाहिए, या उसके अलावा कोई और मसाइल भी हैं हमारे? इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या राय है? मैं बताता हूँ जी। पहले तो मैं ज़रा इनके वो जो जुडिशरी सिस्टम पे ये बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जी सर, ज़रूर। देखें, जुडिशल सिस्टम अब भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा। अब भी जो फैसले होते हैं किसी हाई कोर्ट के, तो उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उस सूबे के चीफ जस्टिस वहाँ पर बताते हैं और ओपनली वहाँ पर बताया जाता है कि ये इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, और मेरिट्स पर जो है वहाँ प्रमोशंस की जाती हैं, मेरिट्स पर वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। उसमें किसी किस्म का किसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है जी कि एज का, चूँकि मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि देखिए ना, मैं एक मेरी ज़ाती राय है, एक मेरी पार्टी की राय है। जी अभी सर। पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं की गई एज के मुतालिक। अच्छा। एज 18 से बढ़ा के 25 कर दी जाए, अभी हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। ये मैं आज पहली दफ़ा आपके टीवी पर इस प्रोग्राम में ये बात सुन रहा हूँ। ठीक। जब आएगी ये बात सामने
तो सर, फिर कमर हम जमान अपने- कायरा साहब का बयान मैंने आपको एग्जैक्टली कोट कर दिया है कि उन्होंने इस बात का, सर अगर ये बात आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, या लेट्स से कि ये जो अमेंडमेंट होती है ओवरऑल, इसमें अगर ये बात होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका साथ देगी। आप अपनी जाती राय मुझे जरूर इस पर बता सकते हैं कि एक वोटर की एज 25 साल ज्यादा बेहतर है या 18 साल ज्यादा बेहतर है? देखिए, बात ये जी कि हमेशा फैसले वही लोग कर सकते हैं जो कि मेच्योर लोग होते हैं। इसीलिए आप देखें ना कि जब किसी को मुलाजमत भी दरकार है तो वो उस पर लिखा होता है कि इसके लिए 10 साल तजर्बा चाहिए, इसके लिए 15 साल तजर्बा चाहिए। अच्छा, उस एतबार अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि वोटर की एज को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए ताकि वो ज़हनी तौर पर मेच्योर हो सके और मेच्योर फैसले कर सके। ये अच्छा, मेरी जाती राय है, किसी की राय नहीं है। अच्छा। मैं अपनी जात की बात- जाती राय पे फिर मेरा ये सवाल भी ऐड कीजिएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो 19 साल का बंदा बन सकता है, उसकी पूरी इतनी बड़ी जमात, एक खास तौर पे एक सूबा उसके पीछे चल सकता है। पाकिस्तान की तारीख में देख लें, अगर हमारे यहाँ मिलिट्री के अंदर भर्ती जो है वो 18 साल की उम्र में हो सकती है, और ये वो सबसे अजीम काम है जहाँ पे आपको अपने मुल्क को डिफेंड करना होता है। आप दीगर ममालिक से लड़ सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो एक वोट क्यों नहीं डल सकता सर? बात ये है जी कि सर वर्ल्ड वॉर वन, आपने सर एक वर्ल्ड वॉर राय- वन और वर्ल्ड वॉर टू भी इन्हीं एजेस में लड़ी गई थी। ये रिक्रूटमेंट 18 इयर्स की एज में होना ही उसके बाद शुरू हुई थी सर। बात यह है कि आपने एक राय पूछी है, मैंने जी। अपने ज़हन के मुताबिक एक राय दी है। पीपल्स पार्टी के अगर उन्होंने कोई राय दी ठीक है, इसके सियासी तो यकीनी पॉइंट पे तौर भी मैं आती हूँ अगले सवाल में। पहले तनवीर की राय शामिल कर लेती हूँ। तनवीर, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि 28वीं तरमीम पे इस तरह की कोई चीज होने मैं जा रही है इस जो पे, वोटर की एज है वो 25 साल होगी? बिल्कुल यही बात करना चाह रहा था जो आपने कर दी है। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट दिया है कि 18 साल का जो पाकिस्तानी है वो टैक्स तो देगा, आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, आप उसको NTN बना के देंगे, आप उससे वो एक क्या कहते हैं साबुन की टिकिया ख़रीदेगा, उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। वो इतना मैच्योर है, गवर्नमेंट उसको इतना मैच्योर समझती है कि उससे पैसे लेके तो गवर्नमेंट का इंतज़ाम चलाया जाए। उसको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे ताकि वो पैसे जमा कराए, वो फ़ीस जमा कराए, वो गाड़ी ख़रीद सकता है, वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, वो फ़ौज में भर्ती हो सकता है, वो पुलिस में भर्ती हो सकता है, वो एक पार्टी का चेयरमैन बन सकता है। लेकिन जब इनको ये समझ आई है कि वो वोटर जो मैच्योर इनफ हो गया है, वो इस किस्म की टिपिकल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, वो वडेरे को पसंद नहीं करता, वो बदमाश को पसंद नहीं करता, वो करप्शन करने वालों को, लुटेरों को पसंद नहीं करता, वो ब्लडी सिविलियंस कहने वालों को पसंद नहीं करता, तो इन्होंने इसलिए उसको 18 से 25 से चेंज किया। उसमें तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ आबादी ऐसी है जिसका वोट माइनस होगा, जो वोट कर सकती है। लेकिन स्टिल हमने ये देखा है कि 70% इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, बट स्टिल हमारा जो वोट बैंक है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ फील की है कि घर के अगर बुज़ुर्ग ने तो नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट तो दिया है, लेकिन उसके 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, उसकी बेगम ने नून लीग को वोट नहीं दिया, उसने बाकियों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये उस वोटर को माइनस करने के लिए आप इनकी पॉलिसीज़ देखें। ये तरमीमें, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये कह रहा था कि तरमीमें इसलिए ला रहे हैं कि ये जो मैंडेट है, ये जो अवाम की ताकत है, ये जो अवाम अपनी ताकत से जो चीज़ें बदलती है उसको ना बदल सकें। और ये जो दुनिया के सामने इनका तमाशा बनता है, जो जैन जी आप कह सकते हैं, या जो यूथ है जो सोशल मीडिया पर जगह जगह इनके हर सवाल का जवाब, यानी कि जब ये हमारे ख़िलाफ़ कोई या PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले अवाम इनको रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले उसके एक जो हक है, जब उन्होंने लोगों ने हक दिया उसके ऊपर डाका डाला। अब ये उनसे हक ही छीनना चाहते हैं कि ये लोग कभी सिस्टम में आए ना। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई कह रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब पंजाब का बजट आता है तो तब भी इनसे कोई डिस्कशन नहीं होती, जब 18वीं तरमीम आती है तो तब भी इनसे कोई डिस्कशन नहीं होती, जब 27वीं तरमीम आती है, जब 26वीं तरमीम आती है तो इनके टेबल पर ला के रख देते हैं कि ये पढ़ लो और इसको कल मंजूर करना है। तो मुझे इनकी मजबूरियों का अंदाज़ा है। हम इसी को तो पिट रहे हैं कि आप हमें ऐसी गवर्नमेंट का और ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि जिसमें कोई फ़ैसला आप खुद नहीं कर सकते, ना आपकी पार्टी को पता होता है, ना आपके छोटों को पता, ना आपके बड़ों को पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। आपके सामने चीज़ रखते हैं, आप नहीं करते तो आपको उठा के ले आते हैं। तो हम इस किस्म के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और ना ही हमें इस किस्म की गवर्नमेंट चाहिए और ना इस किस्म की कुर्सी चाहिए। तो बाकी अगर ये इस तरह का काम करेंगे कि कोई नेक्स्ट तरमीम ला के तो लोगों से वोट का हक छीनेंगे, तो फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर इंटरनेशनल अदारे भी हैं, और फिर जिन लोगों से हक छीनेंगे तो फिर उनसे फिर ये टैक्स भी लें, फिर उनसे ID कार्ड भी वापस लें, उनको आज़ाद कर दें, बिल्कुल इस मुल्क में घूमने दें, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस भी वापस ले लें, और उनको फिर आर्मी में भर्ती ना करें, उनको पुलिस में भर्ती ना
करें और किसी सरकारी इदारे में भर्ती ना करें। ठीक है आफ्ताब साहब, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। हमारी जो आबादी है उसका तकरीबन 18 से 45 साल तक 8 करोड़ 70 लाख ये वोटर है, और जो 18 से 25 साल है उसमें तकरीबन 2 करोड़ 47 लाख, यानी कि करीबन 3 करोड़ का ये फिगर है जिसमें ये यूथ आती है 18 से 25, और ये है भी जनरेशन जी सर। तो इसका अगर वोट छिन जाता है उससे, अगर एज बढ़ा दी जाती है 25 साल कर दी जाती है, तो आपको लगता नहीं है कि आपका जो एक सपोर्टर है वो ही आपसे ज्यादा दूर हो जाएगा? इनमें भी एक 3 जो करोड़ की आबादी है, इसमें से बहुत से ऐसे वोटर्स होंगे जो कि सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी। और इमरान खान की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इमरान खान की तो टोटली स्ट्रेंथ ही उनकी यूथ थी। देखिए बात यह है जी कि अभी वो इस पे कोई बात हुई नहीं है, अभी डिस्कस सर हो चुकी है। अभी कह रहे थे जी कि 26 आईनी तरमीम सामने रख देते हैं, 87 सामने रख देते हैं और हम उस पर मोहर लगा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर सारे मामला जाते हैं, डिस्कशन होती हैं। फिर ठीक है, चलें फिर सर एक काम करते हैं, फिर हम इत्तेफाक कर लेते हैं कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये जो एक राय है कि अगर इस तरह का कोई इकदाम किया जाता है तो उससे आपकी यूथ ही आपसे ज्यादा मुतनफर हो जाएगी, आप इस बात से एग्री करते हैं? मेरी बात सुने ना जी, क्यों मुतनफर हो जाएगी? अभी ये कोई बात हुई नहीं और पहले से आपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए कि मुतनफर हो जाएगी। अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। ठीक, अब देखें ना, अभी 27वीं तरमीम के मुतालिक ये बात कर रहे थे जी सर। बाबा। एक बिल आता है, वो बिल जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तमाम जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, वो वहां पर डिस्कशन करते हैं। जब स्टैंडिंग कमेटी उस बिल को अप्रूव करती है तो फिर वो असेंबली से अप्रूव होता है। जब असेंबली से अप्रूव हो जाए तो फिर सेनेट में चला जाता है। तो एक चीज अभी हुई नहीं है और आपने उसे फैसले करने शुरू सर। कमर जमान कायरा साहब का बयान जो था, जवाब देना चाहता हूँ इस पे। आप ये जो चीज़ें कह रहे हैं, आप ज़रा पीछे जाके वीडियोस और अपने स्टेटमेंट्स देखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही पिट रहे थे कि भाई पास क्या करवाना है, मसवदा क्या है, बिल क्या है, लेके तो आओ, दिखाओ तो सही। आपके साथ जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, एक चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई और हमें पता ही नहीं है। ये ऐसे ही 26वीं तरमीम में भी आपको नहीं पता था और 27वीं भी नहीं पता था, और आधी रात को असेंबली लगा के और वो सुबह 5 बजे आपने मंजूर कर ली थी। तो ये 28वीं तरमीम में भी आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, आपको पता भी नहीं लगना और वो आपके टेबल्स पे आ जाएगा। डिस्कशन अभी जारी रखते हैं नाज़रीन। एक ब्रेक शामिल वक्त हुआ है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम 28वीं तरमीम को कुछ डिस्कशन में लेके आए थे और हमारा जो पॉइंट था कि अगर एज बढ़ाने की बात होती है इसमें तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको किस तरह से लेती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया वो यही है कि असल में ये इमरान खान का जो एक वोटर है उसको हटाना, क्योंकि एक यूथ की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, ये मानना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और शायद इस वजह से ये जो तरमीम है या ये जो नई कवानीन जो है वो लाए जाएंगे। अच्छा, इस पर बात आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं पूछना चाहूंगी तनवीर प्लीज मुझे बताइएगा कि 8 फरवरी की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब ऑपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है नेशनल असेंबली के अंदर भी, फिर सेनेट के अंदर भी हो चुकी है, तो आप क्या इसको सीबीएम कंसिडर करते हुए अब एक स्टेप आप लोग भी पीछे जाएंगे? नहीं, देखें हमारी कॉल जो है वो पब्लिक से रेलेवेंट है। हमने किसी को जंग का ऐलान नहीं किया कि हमने कोई असला बारूद लेके आना है, कोई चढ़ाई कर दी। देखें पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पब्लिक के साथ कनेक्शन से ही आप पॉलिटिक्स करते हैं, और जब हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता और ये जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, जैसे अभी आपने कहा एज वाला जो मसला, ये भी एक जुल्म है, ये एक बहुत बड़ी आबादी के साथ जुल्म है कि आप उनसे उनका हक़ छीन लें। तो जब इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं और जिनसे करवाया जा रहा है उनकी अपनी कोई से नहीं है, वो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो फिर हम इसमें पब्लिक की अदालत में जाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो ख़ुद मुख्तारी है, सोवरेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अल्लाह के पास और उसके बाद पब्लिक के पास है। तो हम पब्लिक की अदालत में जाते हैं, और जब भी हम कोई पॉलिटिकल या पब्लिक मूवमेंट करने लगते हैं तो ये हमारे घरों पर छापे, लोगों को गिरफ़्तार
पार करना, गाड़ियाँ, अभी लास्ट टाइम मैं आपके शो में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, और कल रात को हम अडयाला से वापस आ रहे थे तो इन्होंने फिर से हमारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, और तकरीबन 17 गाड़ियाँ हमारी थाना रवात में इन्होंने बंद की हुई हैं, और ना तो ये उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मुराद क्या है? पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली। ठीक है। तो वो हमें गाड़ियाँ भी वापस नहीं कर रहे। कल इन्होंने लोगों को मारा, 17 लोग अरेस्ट थे, एक लड़का अभी तक हमारा किडनैप्ड है, वो नहीं मिला कि किसके पास है। तो जब आप पब्लिक के साथ इस किस्म की हरकतें करते हैं तो हम ऑब्वियसली इसमें मज़ीद लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, और पब्लिक की आवाज़ से हम, जब ये हमेशा कहते हैं ना कि ये बैठ के बात कर रहे हैं, ये कानून के मुताबिक करें, आइन के मुताबिक करें, कानून और आइन ये कहता है कि सबसे ज़्यादा पावर इस मुल्क में पब्लिक के पास है। तो हम पब्लिक को अपने साथ लेके आ रहे हैं, और हम पब्लिक में ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमें पब्लिक ने इन जगहों पे पहुंचाया। तो हुकूमत कहती है कि आप इंतशार फैलाते हैं सड़कों पे आके, तो अगर ये, हाँ, अगर ये पाकिस्तानियों को इंतशारी समझ, मैं ये समझता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने हमारे ऊपर पर्चे किए हैं, और जिस हिसाब से, क्योंकि मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो मैंने एक दफ़ा जज साहब से ये कहा कि अगर मेरे जैसे लोग दहशतगर्द हैं तो इस मुल्क से फिर दहशतगर्द की जो खौफ है या दहशतगर्द की जो एक नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी लोगों में से। लोग फिर दहशतगर्दों को MPA बना देते हैं, MNA बना देते हैं, और ख़ान साहब के ऊपर 300 दहशतगर्दी के केस हैं, खान और ये पूरी कौम जो है उनको अपना लीडर मानती है। तो आप पहले डिफ़ाइन करें कि दहशतगर्द कौन है, और अगर सारी पाकिस्तानी कौम 4.5-5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उन सबको आप दहशतगर्द कहते हैं, तो फिर ये लोग किधर जाएंगे? तो अच्छा, हम, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप 8 फरवरी की कॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लाएअमल क्या है आपका, वो भी बताएं। आप लोग निकलेंगे सड़कों पे, फिर सलमान अकरम राजा क्यों ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई जो है वो इंतशार नहीं करना चाहते, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो इस तरह के कोई भी लाएअमल जो है उसका वो सामने नहीं आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन क्या है फिर? नहीं, देखिए, आप ऐसे क्यों समझते हैं कि सड़कों पर निकलना जो है वो इंतशार है? क्या पीपल्स पार्टी ने कभी जलसे नहीं किए, या क्या पीपल्स पार्टी ने कभी एहतजाज नहीं किया, या कभी इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया, फजलुर रहमान साहब ने नहीं किया, या नवाज शरीफ ने कभी लॉन्ग मार्च नहीं किया, या इन्होंने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज नहीं किया? जब सलमान अकरम राजा क्यों कह रहे हैं कि हमारा यलगार का कोई प्लान नहीं है? ऑब्वियसली यलगार का प्रोग्राम नहीं है, और ना कभी कोई यलगार, देखें यलगार एक डिफरेंट चीज़ है, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होना, पॉलिटिकल लोगों को गैदर करना, उससे एड्रेस करना, अपने मुतालिबात सामने रखना। देखें हम बहुत बेसिक्स जो है ना पॉलिटिक्स की वो भूल गए हैं। अच्छा। पॉलिटिक्स ऐसे हैं कि आपने अपने हेड काउंट शो करने हैं, आपने अपनी पब्लिक के अंदर अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है गवर्नमेंट को या सिस्टम को, कि ये लोग आपको नहीं, आपने दुनिया के इनकलाब देखें कि वहाँ पे आम पब्लिक निकली है और उन्होंने हुकूमतों को उलट दिया है। ये जो बैठ के बातें करें कि हम फलाने को गवर्नमेंट बनाने में मदद करते हैं फलाने की, तो जब ये बाकी दुनिया में हो रहा था और पब्लिक इस चीज़ से नफरत करती थी, फिर पब्लिक ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। तो हम भी आपको ये चीज़ समझा रहे हैं कि हम सिस्टम को, गवर्नमेंट को, हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन हम पब्लिक के सर पे कर रहे हैं, तो हम नंबर निकाल रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हम 27वीं तरमीम को, 26वीं तरमीम को नहीं मानते, हम 28वीं को भी नहीं मानते, हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते, हम जाली मैंडेट को नहीं मानते। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? हम तब प्रूव करेंगे जब लोग आके हमारे साथ खड़े होंगे। इन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई है कि लोग इनके साथ ना खड़े हों। ये सियासत है, सियासत ये 1973 का आइन कहता है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, आपने अपनी पावर शो करनी है, तो पब्लिक को निकालें। हम पब्लिक को निकाल रहे हैं, निकालने का इरादा रखते हैं, और वो एहतजाज की सूरत में होगा ऑब्वियसली। चलें, ठीक है। ये लाएअमल वैसे आपका सामने तो नहीं आया पार्टी नहीं, ये लेकिन मैं इंतशार के जवाब में और आपके यलगार के जवाब में ये बोला है, लाएअमल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आफ्ताब साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल पे बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि हम लोग तब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दे सकते जब तक ये कॉल वापस नहीं ले ली जाती है। सर, ये क्यों उनके सामने शर्त रखी जाती है? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये यकीन रखती है कि ये पार्टी तो खत्म है, या ये पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो चुका है, ये इररेलेवेंट है, तो सर निकलने दें आवाम को बाहर और इनको एक्सपोज होने दें। मुझे ये आप बताइए कि जितनी भी कॉल इन्होंने दी हैं, जी सर, हमने कोई रुकावट डाली है रास्ते में? सर ये कह रहे हैं हमारे बंदे अभी भी गायब हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, हम जब भी निकलते निकलने नहीं दिया जाता। मेरी बात है ना, जवाब मुझे देने देना, आप क्यों जवाब देती हैं? जी सर, बात ये है कि ये एक इन्होंने एक वो बनाया हुआ है, बनावटी सा खेल बनाया हुआ है। अच्छा। अंदर से ये खाली है। मैंने तो सन 14 से लेकर आज दिन तक इनकी कॉल पर लोगों को इकट्ठा होते नहीं देखा। ठीक है। मैं फेडरल लॉज में रहता था। अच्छा। रात को जिससे ये इकट्ठे होते थे, मास वास के 500-700-800 बंदे इकट्ठे किए, वहां पे नाचने कूदने का एहतमाम करते थे, नाचते कूदते रहते थे।
और अच्छा। रात को 12, 1, 2 बजे घरों को चले जाते थे। क्या किया इन्होंने, कौम को क्या दिया है इन्होंने? अच्छा। मुझे बताएं ना कि अब पख्तूनख्वा है, ये इनका सूबा है, 13-14 साल से हुकूमत कर रहे हैं। किसी एक प्रोजेक्ट का मुझे बता दें कि ये प्रोजेक्ट जो है पख्तूनख्वा में हमने हुकूमत ने दिया है। अच्छा। इनकी बस में बातें हैं, अच्छा। वो जितनी आप इनसे करवाना चाहें ये कर सकते हैं। ठीक है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का। ठीक। अब सर इनका फिलहाल तो ये एजेंडा खुद क्या ही है काफी जी? पीछे चले गए ना। आपने कहा कि इनका ये सारा जो भी है वो बनावटी खेल है, ये इकट्ठा होते थे और 500 या 600 की तादाद में, इससे ज्यादा बड़ी तादाद इनकी आपने कभी देखी नहीं। नाचते कूदते थे, उसके बाद वापस घर चले जाते। तो कहने का मकसद ये है जी कि जितनी भी कॉल इन्होंने दी हैं, वो खोखली कोई हैं। कॉल इनकी कामयाब हुई है? ठीक है सर, अगर इतनी सबका- नाकाम इनकी कॉल्स हैं तो सर फिर पूरी होने दीजिए ना। फिर आप बतौर हुकूमत इनको आने दें, एक्सपोज होने दें। मैंने यही तो कहा कि अगर इनके ढकोसले सिर्फ अगर ये बनावटी खेल है तो इनको आने दें। 500-600 लोग जब आएंगे तो ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। आज ये है जी कि बात ये है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जी सर। करें, हमने कब इनको रोका है? हमने तो कभी नहीं रोका इनको। अच्छा। हमने तो कभी नहीं कहा कि अब ये पूरे लाहौर का चक्कर लगा कर गए हैं। मुझे बताइए कितने लोग वहां लाहौर इनके साथ बाहर निकले हैं? ठीक है। कहने का मकसद ये तो है कि फिर पूछते हैं देखें, इनसे। जी तनवीर, आपके साथ तो कोई निकलता ही नहीं है। आप लाहौर भी गए, आपके पास कोई था ही नहीं। 500-600 की तादाद में भी लोग बाहर नहीं निकले। आप मेरी बात तो सुने ना। जी सर। जी सर। अपने आप को ये एक जमहूरी पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि हमने जमहूरी कुव्वत से बात नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। और भाई अगर आप एक जमहूरी ताकत है तो आए ना पार्लियामेंट के अंदर बैठे, नेशनल असेंबली के अंदर बात करें, सेनेट। अब तो आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बन चुके हैं। इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम ऐसे फजूल कामों में पड़े हुए हैं, वो डिस्कशन हम करते रहते हैं जो न तो इस मुल्क के मुफाद में है न इस कौम के मुफाद में है। हम एक अंधेरे में तीर चलाए जा रहे ठीक है। हैं और शोर बजाए जा ठीक रहे है। हैं। ये पाकिस्तान पूरी तहरीक कौम- इंसाफ की एहतजाज की कॉल पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है तनवीर। देखें शेख साहब, मैं आपको बताऊं, अगर हमारी बातों से हमें करोड़ों वोट पड़ जाते हैं ना, तो मैं कहता हूं आप थोड़ी सी बातें हमसे भी सीख लें, ताकि बातें करने से ही आपको लोग वोट डाल दें, ताकि आपको इतनी ये नाकाबंदियाँ, इतनी दहशतगर्दी जो आपने मुल्क में फैलाई हुई है, अगर हमारे साथ लोग नहीं निकलते तो क्या आफत पड़ गई थी आपको 26 नवंबर को गोली चलाने की? अगर हमारे साथ लोग नहीं निकलते तो आपने हमारा काफ़िला खारियाँ के मुकाम पर रोक के मेरी गाड़ी क्यों तोड़ी? दूसरी बात यह है कि कल रात को जब मैं अडयाला से वापस आ रहा था तो आपके गुंडों ने क्यों रोक के मेरी गाड़ी के शीशे दोबारा से तोड़े, हमारे 17 लोगों को अरेस्ट किया? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? ये जो रोड जिसके ऊपर हम चलते हैं ये मेरे टैक्स से नहीं बनी है, ये किसी के बाप की जागीर है कि आप इस तरह से लोगों को रोक के जलील करेंगे? दूसरी बात, आपको किसने कहा आप जमहूरी पार्टी हैं? आप तो चोर उचक्के हैं सारे, और सारे जाली मैंडेट से आके बैठे हुए। आप अवाम के नुमाइंदे नहीं, हम आपसे क्यों बात करें? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी किसी से बात करेगा तो वो अवाम का नुमाइंदा होगा। हम फ़ख्र से यहाँ पे फ़ख्र से ठोक बजा के कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के वोटों से आए हैं, किसी के बूट पॉलिश करके नहीं आए। दूसरी बात यह कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो उनसे बात करेंगे कि इस किस्म के चोर चक्कों का पीछा छोड़ दें, इनको ला के अवाम के ऊपर मुसल्लत ना करें और अवाम के मैंडेट को चोरी ना करें, और जिनको अवाम वोट डाल रही है उनको गवर्नमेंट करने दें। तो आपसे बात करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक, आफ्ताब साहब इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज कीजिएगा, मुझे फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता जी। सच्ची बात तो ये है कि मुझे दुख है जी सर कि मैं एक वो आप लोगों के सामने बैठा हूँ जो जी। अपने हल्के से अल्लाह के करम से 7 मरतबा इलेक्शन जीता हूँ। मैं 7 बार चोरी की है। हम ठीक है। गुंडे हैं, हम बदमाश हैं और ये शरीफ हैं जो ये हरकतें करते हैं, ये जो डांस करते रहे हैं यहाँ पर पूरा 7-8 महीने सर्कस लगाई रखी है, ये तो ठीक है। और हम लोग जो हैं वो बदमाश हैं। यार ठीक। खुदा का वास्ता है, खुदा को मानो, कोई अपने आप के अंदर कोई एक बेहतरी लाओ, कोई अच्छे किरदार के मालिक बनो। करें। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया तनवीर। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।